अगर तुम यूट्यूब पर जाके देखो तो डांडेलियन का एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं कर रहा है। दरअसल सिर्फ मैं ही डांडेलियन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम देखने वाले एपिसोड नंबर 2 से लेकर एपिसोड नंबर 4 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स मैं अगले दिन जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि तेत्सो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसके सारे ऑफिस मेंबर्स नए नए आत्मा का शिकार करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं और फिर अपने काम करने लगते हैं। फिर तेत्सो जाके उन्हें पूछता है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारी टीम में ज्वाइन होता हूँ। और फिर वो आदमी उसे मना कर देता है। वो अपने दूसरे स्टाफ मेंबर से भी पूछता है, अपने दोस्तों से भी पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देते थे। फिर बॉस उसे कहता है कि कल ही उन्होंने हमें कहा था कि हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सैलरी दी जाएंगी, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक मांस वाला बंदा आता है और वो तेत्सु से कहता है कि परेशान मत हो, हम साथ में मिलकर ये मैच देखेंगे। फिर तेत्सु और मांस वाला बंदा रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। फिर तेत्सु उस मांस वाले आदमी से कहता है कि पहले ज़माना बहुत अच्छा हुआ करता था, लोगों की कोई इच्छा नहीं होती थी, इसलिए मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग जाते थे। लेकिन आजकल के लोग थोड़े काफ़ी अलग हैं, इनकी बहुत सारी इच्छा होती है। और तभी हम देखते हैं कि मिसाकी गेम खेल रही होती है। फिर हम देखते हैं इस मांस वाले आदमी को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसे बुलाया जाता है एक आत्मा को पकड़ने के लिए। फिर तेत्सु कहता है, क्या मैं भी आ सकता हूँ? और फिर मांस वाला आदमी उसे मना कर देता है। उसे कहता है कि दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं तेत्सु जाके सोफे पर बैठ जाता है और उसकी नज़र एक गुड़िया पर जाती है, एक टॉय जो वहाँ पर ही सोफे पर मिसाकी के पास बैठा हुआ था। और फिर तेत्सु उस गुड़िया को लेकर उसे थोड़ा सा हिलाने लगता है और मिसाकी और तेत्सु दोनों मिलकर उस गुड़िया को स्ट्रेच करते हैं। और फिर वो गुड़िया तेत्सु को किक मारती है और टेबल पर आती है और कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। कि दरअसल मैं एंजल रोबोट का एक मिनी प्रोटोटाइप हूँ, मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर मेरे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। और फिर वो कहता है मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि तुम जैसे निकम में गई मैं मदद कर सकता हूँ। और फिर तेत्सु से हवा में उठाता है और और कहता है तू जैसा पिद्दी मेरी क्या मदद करेगा। और इसे रोबोट उसे कहता है कि मैं जानता हूँ आत्मा कहाँ है। और ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है। और उसके बाद वो रोबोट मना कर देता है। फिर वो दोनों रोबोट को मनाने की कोशिश करते हैं और रोबोट मान जाता है। फिर रोबोट कहता है कि ठीक है, लेकिन मगर तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। इसके लिए दोनों राजी हो जाते। फिर वो रोबोट एक मैप डिस्प्ले करता है जहाँ पर उसे लोकेशन बताता है। फिर वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं। तेत्सु और मिसाकी दोनों साइकिल पर जाते हैं और रोबोट हवा में उड़ता हुआ जाता है। फिर उन्हें पार्क में वो आत्मा मिल जाती है। फिर तेत्सु उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें अब परलोक भेजेंगे। ये कहकर उसके सर पर गन टांग देता है। और ये देखकर ही वो आत्मा उस पर पलटवार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट तेत्सु और मिसाकी को डांट रहा होता है। फिर वो फिर से उस आत्मा को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उसके पीछा करते हैं और आत्मा फिर से भाग जाती है। और भागते भागते फिर वो उस कंगारू के बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर रोबोट कहता है अब उसका सिग्नल गायब हो चुका है। तभी हम देखते हैं वो कंगारू भागते हुए उन लोगों के सामने से चला जाता है। फिर रोबोट कहता है कि क्या शायद ये इसके अंदर तो नहीं चला गया। और ये देखकर रोबोट उन्हें एक गोली देता है। इस गोली से तुम्हारा जो आत्मा वाला शरीर है वो इंसानों के शरीर में बदल जाता है, जिस वजह से तुम इंसानों को दिखने लगोगे, साथ साथ कई चीज़ें छू भी सकोगे। और ये देखकर वो गोली खा लेते हैं। फिर हम देखते हैं भागते हुए जाते हैं, वो ठीक कंगारू के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर तेत्सु कहता है कि ठीक है फिर दो हाथ हो जाए। और एक के करीब दोनों लड़ने लगते हैं और कंगारू ठीक उसके सॉफ्ट पार्ट पर किक मार देता है, जिस वजह से तेत्सु अभी किसी भी हालत में नहीं रहता। फिर कंगारू एक प्लेस पर होता है और वहाँ पर उसे मिलती है मिसाकी। वहाँ पर उसे प्लेस में मिसाकी दिखती है और देखकर कंगारू जंप लेता है और मिसाकी ठीक उसके पीछे पकड़कर बैठी हुई होती है। फिर मिसाकी उसे छोड़ती भी नहीं। फिर वो कंगारू लगातार छलांग लगा रहा होता है ताकि मिसाकी नीचे गिर जाए, लेकिन मिसाकी उसे छोड़ते नहीं है। और उसके बाद मिसाकी क्लैप करके उसकी आत्मा बाहर निकलती है। फिर हम देखते हैं बाहर निकलने के बाद उसकी जो आत्मा होती है वो कंगारू की आत्मा होती है। और शायद ये इसलिए होते हैं क्योंकि उसके शरीर उसकी आत्मा ने
उसके शरीर को अपना लिया था, इसलिए बाहर निकलने के बाद जो शरीर होता है वैसा ही आत्मा का रूप होता है। लेकिन ये तब भी होता है जब शरीर बहुत ज़्यादा मैच कर रहा होता है आत्मा के साथ। फिर रोबोट अपनी गन निकालकर उस कंगारू के सर पर तान देता है और कहता है कि मैं इसे परलोक भेज दूंगा। ये देखकर मिसाको उसे पकड़ती है और नीचे ले आती है। फिर तेत्सु से कहता है तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। उसके बाद वो कंगारू से अपनी पूरी कहानी बताता है, जन्म से लेकर अब तक। और ये कहानी इतनी बड़ी होती है कि दोपहर से रात हो जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होते हैं। उसके बाद कंगारू से बताता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक भी मैच नहीं जीती। और ये सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। और फिर तेत्सु कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख क्या है, इसलिए अब तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करोगे ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सके। और ये सुनकर रोबोट कहता है कि पता नहीं मुझे अब कितनी देर तक इसे सहना पड़ेगा। फिर दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर रिंग में आते हैं। उसके बाद उन दोनों की बॉक्सिंग शुरू होती है। एक दूसरे को मुक्के मारते होते हैं, पंचेस मारते हैं और आखिरकार कंगारू जीत जाता है। उसके बाद कंगारू कहता है कि मेरा सबसे बेस्ट मैच यही था। और कंगारू कहता है कि बॉक्सिंग से तो मेरा मन पहले ही भर चुका था। फिर कंगारू कहता है कि मेरी इच्छा ये थी कि मुझे एक बार होटल जाना था, होटल जहाँ पर लड़कियाँ होते। दरअसल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग में बिता दी, इसलिए मैंने कभी भी मौज मस्ती नहीं की। ये देखकर ही वो उसे होटल ले जाता है और उसके बाद ये सब देखकर उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके बाद दोनों कहते हैं अंत भला तो सब भला। ये सुनकर ही और रोबोट कहता है भाड़ में गया तुम्हारा भला, आज हमें सिर्फ एक ही आत्मा को मुक्ति दी हुई है हम, और यही वजह है कि हमारा कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये कहकर वो पंचेस मार रहा होता है। तभी मिसाकी भी उसे पंच मारती है और कहती है कि हाँ अंत भला तो सब भला। और रोबोट का जो सर होता है उस पर उसका पंच बैठता है और वो सर अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़का निकलता है, एक पिंक हेयर का लड़का होता है। फिर अपना नाम बताता है, मैं हूँ मासाकी क्योगा। फिर बताता है दाइगोरो काएगा मेरे फादर है। और वो जो नीले बाल वाला आदमी था जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ये उसका ही छोटा भाई होता है। दरअसल ऐसे उसके 2 भाई होते, कुल मिला के वो 3 लोग। फिर मिसाकी पूछते तुम उस छोटी सी चीज में क्या कर रहे थे। फिर वो लड़का कहता है दरअसल मैं देख रहा था कि तुम कैसे काम करते। फिर वो लड़का कहता है कि आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ और इस टीम को मैं लीड करूँगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आत्मा को कैसे भेजते हैं। और ये सुनकर फिर तेत्सु कहता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। उसके बाद वह लड़का कहता है रुक जाओ, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, सबसे पहले हम एक मीटिंग करेंगे। ये देखकर वो हैरान होते और मीटिंग के लिए वही बैठ जाते। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा लेक्चर दे रहा होता है, रूल्स के बारे में बता रहा होता है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एक ऑफिस मेंबर तेत्सु को अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है और फिर तेत्सु से पूछता है तुम तो मुझे आत्मा देने वाले थे, फिर तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए। फिर वो आदमी कहता है हाँ मैं तुम्हें आत्मा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें बस उसे गोली मारनी होगी। वो आत्मा पलट कर बैठी होती है और तेत्सु उसके सर पर गन तान देता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। उसके बाद वो जब पीछे मुड़ती है तब तेत्सु उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसके हाथ से गोली भी नहीं चल रही होती है। फिर वो लड़की उसे कहती है तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस में मसाकी का इंट्रोडक्शन कर रही होती है। फिर मसाकी सोचता है उसके पास्ट में के बारे में कि उसके बड़े भाई ने R&D में उसे भेज दिया होता है। ये सुनकर मसाकी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर उसका भाई कहता है तुम वहाँ पर डैंडेलियन स्क्वाड ज्वाइन करोगे। ये सुनकर मसाकी कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बकवास स्क्वाड है, मुझे तो वहाँ पर नहीं जाना। और उसके बाद उसका भाई कहता है दरअसल डैंडेलियन स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा घटिया स्क्वाड है जिसके रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए तुम उन पर नज़र रखोगे और ऊपर उनकी एक रिपोर्ट बनाकर भेज दोगे, जिस वजह से हम डैंडेलियन स्क्वाड को निकाल देंगे और ये डैड का ऑर्डर है, इसलिए तुम्हें पूरा करना होगा। उसके बाद बॉस उसे कहते हैं कि तेत्सु चलो अपनी टीम मेंबर को हेलो कहो। और फिर देखते तेत्सु वहाँ नहीं होता है और फिर मसाकी कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो। और मसाकी रोबोट को बुलाता है और उससे तेत्सु की लोकेशन पूछता है। फिर वो रोबोट
तेत्सु की लोकेशन डिस्प्ले कर देता है और मिसाकी और मसाकी दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तीन आत्मा खिड़की से अंदर कुछ देख रहे होते हैं। मिसाकी वहां जाती है और पूछते हैं ये किस चीज़ की लाइन है। फिर उनमें से एक आदमी मिसाकी को देखकर उस पर चिल्लाता है और तभी मसाकी उस पर गोली चला देता है। ये देखकर ही वो आत्मा वहां से भाग जाती है। फिर हम अंदर देखते हैं कि तेत्सु उस लड़की से बात कर रहा होता है। ये देखकर मसाकी कहता है कि ड्यूटी पर आखिर क्या कर रहे हैं और सीधा गन उस लड़की पर तान देता है। और ये देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हें परलोक भेजने आया हूँ। और फिर वो लड़की मसाकी को देखती है और मसाकी फ्रीज हो जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश अभी अधूरी है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे। और ये देखकर ही और फिर मसाकी कहता है जो भी कहना है साफ साफ कहो। फिर वो बताते हैं मुझे बस अपने पति के बारे में कुछ पता करना है। ये देखकर मसाकी कहता है कि क्या तुम्हारा पति भी है। और वो लेडी कहती है हाँ मेरा एक पति है जो कि एक कॉमेडियन है। फिर वो कहते हैं कि मेरे जो पति थे वो कॉमेडियन थे और थोड़े बहुत पॉपुलर भी थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा कभी कॉमेडी नहीं करते। और फिर तेत्सु कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसे मना लेंगे। ये कहकर वो तीनों उसके घर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसका पति सोया हुआ होता है और मिसाकी उसकी आत्मा को बाहर निकालती है। फिर वो बाहर निकलता है और ठीक उसकी बीवी उसके सामने होती है। ये देखकर वो हैरान होता है। फिर वो दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और फिर तेत्सु बीच में आता है और उन्हें कहता है कि ये सब रहने दो, तुम्हारी बीवी की इच्छा है कि तुम अपना शो दोबारा शुरू करो। और फिर वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिससे तासकी भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है। उसके बाद तेत्सु से पूछता है कि तुम बंसाई करने वाले हो, मतलब अपना कॉमेडी शो। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं बंसाई छोड़ चुका हूँ और अब मैं दोबारा वो नहीं करूँगा। फिर मसाकी आता है, तेत्सु को एक सबूत दिखाता है जहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल ये लोग शो में जिस भी कंपनी का नाम लेते थे, बिजली, हॉस्पिटल या कोई भी कंपनी हो, वहाँ कोई ना कोई तो हादसा होता था। फिर हम एक वीडियो देखते हैं जहाँ पर वो कॉमेडियन बिजली के बारे में थोड़ा मजाक करते हैं और उसी के वक्त हम देखते हैं कि अगले दिन जैसे एपिसोड टेलीकास्ट होता है उसके अगले दिन ही उस जगह पर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और सारे लोग इन कॉमेडियंस को ही उसका कसूरवार मानते हैं। उसके बाद तेत्सु कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन मसाकी कहता है कि इंसान को कोई वजह नहीं चाहिए होती, वो कनेक्शन बना ही लेता है। उसके बाद वो कॉमेडियन कहता है कि दरअसल मैंने बहुत कुछ देखा है और सुना है, इसी वजह से मैं अब वापस शो शुरू नहीं करूँगा। और ये सुनकर ही वो दोनों वो लोग बाहर आते हैं। उसके बाद बाहर हम देखते हैं कि मसाकी ने उनकी तस्वीरें ले ली होती है। तेत्सु से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। फिर मसाकी तस्वीरों को छुपाता है और उसे बातों को टाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कॉमेडियन का एक पार्टनर था और वो लोग उसी पार्टनर के पास गए होते हैं। और फिर मिसाकी उस आदमी से आत्मा बाहर निकलती है और फिर वो लोग उसे पूछते हैं क्या तुम फिर से कॉमेडी शो शुरू करोगे, और उसे सारी बातें बताते हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कॉमेडी शो शुरू नहीं करूँगा। दरअसल माफ़ी उसे मांगनी चाहिए थी, इसलिए मैं कॉमेडी शो शुरू नहीं करूँगा उसके साथ। अगर वो यहाँ पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी भी मांगता है तभी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं वो पहले वाले कॉमेडियन के पास, और उसके बाद वो तीनों एक प्लान बनाते हैं कि उनके सामने वो कॉमेडी शो रखेंगे और उसके अंदर की कॉमेडियन को वापस से जगाएंगे, जिस वजह से वो दारू पी रहा होता है और आगे कॉमेडी शो शुरू होता है, लेकिन कोई भी शो उसे हंसा नहीं पाता। फिर मसाकी आता है और छोटा मोटा करतब दिखाता है, जिसके देखने के बाद वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों मसाकी को जड़ा रहे होते कि उसकी वजह से ये सब हुआ और उसकी गलती है। ये सुनकर मसाकी कहता है कि तुम्हारा प्लान ही बकवास था, और मसाकी वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की कहती है ठीक है, मुझे आप हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि दरअसल अगर वो जो चाहता है वो वही करे तो इसमें भी उसकी खुशी है। और ये सुनकर ही तेत्सु कहता है कि कैप्टन अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और अगले दिन उस कॉमेडियन के पास जाते हैं, फिर से मनाने की कोशिश करते हैं और फिर कॉमेडियन ना कहकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि
मासाकी फिर उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेते हैं। फिर मासाकी कहता है कि इसने एक और बार हॉस्पिटल पर जॉब मारा था, उसके बाद एक बड़े हॉस्पिटल में कुछ एक्सीडेंट हुआ था। इस तब जाके वो आदमी कहता है, दोस्तों जो भी मैं अपने शो में कहता हूँ, जो भी मेरे मुंह से बात निकलती है वो कहीं ना कहीं सच होती है और इस बात का मुझे डर है। ये सुनकर तेसु उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तुम जो करते हो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। इंसानी ज़िंदगी जो होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए तुम्हें जो चाहे वो करना ज़रूरी होता है। जो तुमने किया वो एक कोइंसिडेंस है, चाहे तो एक और बार करके ट्राई करके देख लो और इस बार अच्छे जोक्स करना। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हारे बोलने से सब कुछ सच होता है तो ऐसा तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने जोक्स को अच्छा बना सकते हो, जिस वजह से अच्छी चीज़ें हो सकती है। फिर वो आदमी मान जाता है और उसके बाद मिसाका जल्दी से जाकर उस दूसरे कॉमेडियन को ले आती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में सुलह कर देते हैं। फिर वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, वो भी कॉमेडियन स्टाइल में, जिस वजह से वो लड़की उसकी बीवी हंसने लगती है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये सब देखकर उसका पति रोने लगता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तेत्सु अपनी गन निकालता है और झाड़ू में किसी को शूट कर देता है और फिर वहां पर एक आत्मा होती है और फिर देखते हैं वहां पर और दो आत्मा होती है। फिर तेत्सु कहता है कि जब वो कॉमेडियंस अपने कॉमेडी शो में जिस जगह के बारे में नाम बताते थे, तुम उस जगह पर जाके वहां पर हमला कर देते थे, इसके पीछे तुम ही हो। तो फिर वो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद गलती मानते हैं और हमला करने के लिए तेसु के पास जाते हैं, जिस वजह से तेसु दूसरे सेकंड उन दोनों को गोली मार देता है। और फिर तेसु कहता है कि दरअसल ये कॉमेडियन जिस जगह का नाम लेते थे, फिर ये आत्मा किसी एक आदमी के शरीर में घुसकर वहां पर हमला कर देते थे। इसके बाद तेसु वहां से चला जाता है। फिर मासाकी को उसके बड़े भाई का कॉल आता है और उसे पूछता है कि डैंडेलियन स्क्वाड के बारे में क्या पता चला। उसके बाद मासाकी कहता है कि हाँ, ये स्क्वाड तो पूरी तरह से पागल है। फिर उसका भाई उसे पूछता है कि तो क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ी नजर आई। मासाकी कहता है कि नहीं, अब तक तो सब ठीक चल रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं मिसाकी ह्यूमन फॉर्म में धरती पर आए होती है और फिर वो कहते हैं कि देखते हैं कि मेरे माँ अब ठीक ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आत्मा भागकर एक टेडी बेयर के अंदर छुप जाती है और दोनों लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तेसु मैच देख रहा होता है और फिर मासाकी आता है। फिर मासाकी कहता है कि ऑफिस में काम करने आते हो या फिर ऐश करने। फिर तेसु कहता है कि चुप रहो, आज मेरे कैप्टन छुट्टी पर है, कहाँ गई है वो। फिर तेसु कहता है दरअसल वो इंसानी दुनिया में गई हुई है। फिर ये सुनकर मासाकी हैरान होता है। उस डिपार्टमेंट का बॉस अपनी मीटिंग में होता है और कहता है कि हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं ताकि हमारा स्कोर बढ़ता रहे। फिर बाकी के टीम मेंबर्स में से एक मेंबर कहता है अपनी पूरी कोशिश करना, क्या पता शायद खराब स्कोर की वजह से तुम्हारे डिपार्टमेंट को ही बंद ना किया जाए। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जा रहा होता है। फिर उससे कहता है कि योगा सर बॉस होता है और बॉस उसे कहता है कि उम्मीद है सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर वो आदमी उसे देखकर उसके सामने झुकता है क्योंकि एक समय पर वो उसका जूनियर हुआ करता था। फिर वो आदमी कहता है कि आप मेरे सामने झुक क्यों रहे, अब तो आप मेरे बॉस है। एक कहने के बाद वो कहता है कि दरअसल आपका बेटा हमारे ही डिपार्टमेंट में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। फिर वो आदमी कहता है दरअसल तुम्हें उसे बाकी लोगों की तरह ही ट्रीट करना होगा, ये मत बोलो अगर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी शहर पूरा घूम रही होती है, अलग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती है और शहर इधर उधर घूम रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मासाकी और तेसु दोनों उस पर नजर रख रहे होते हैं। फिर तेसु कहता है कि क्या तुम्हारी जांच पूरी हुई, क्या तुम्हें कैप्टन में कोई कमी नजर आई। फिर मासाकी कहते हैं कि तुम्हें पहले से पता था ना। फिर तेसु कहता है कि हाँ, मुझे पहले से पता था। फिर तेसु अपना पास्ट बताता है और फिर वो कहता है कि ये बहुत साल पहले की बात है, तब मैं रोज स्क्वाड में था और हमारा जो स्क्वाड था वो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग स्क्वाड था। तो फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है तेसु से कि तुमने अपना कोटा पूरा कर लिया है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर इस काम में,
तुम्हें तो कैप्टन होना चाहिए। ये देख रहे कैप्टन वहां पर कहता है कि यहाँ पर निजी बातें नहीं करते, और ये कैप्टन वही है, मसाकी का वही डैड होता है। और उसके बाद हम कैप्टन वहां से जाते हैं, और फिर वो आदमी कहता है दरअसल इसकी खानदान में इतनी ज़्यादा पहचान है कि ये कभी भी प्रमोशन, कब का प्रमोशन इसे मिल जाता, लेकिन फिर भी इसके नतीजे इतने खराब है कि इसे अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद बॉस उस तेसु को ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि एक बहुत ही बड़ा श्राप आत्मा है जिसके बाद बहुत ज़्यादा शक्ति है और हम सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते हैं, तो क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? और तेसु उसे हाँ कर देता है और उसे पकड़ने के लिए वहां जाता है। फिर वो देखते हैं कि वो वही मिसाकी होती है, यानी कि पास्ट में, तो वो छोटी बच्ची होती है। फिर मिसाकी बोलता है मिसाकी वहां क्या कर रही थी? अगर मिसाकी इंसान थी तो एंजल कैसी हुई? और ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। फिर तेसु से पूरी बात बताता है। उसके बाद मिसाकी पर गन तान देता है और मिसाकी उससे बच देती है और उसे भी घायल कर देती है। उस पर एक रेसलिंग का मुंह आजमाती है और उसके बाद वो तेसु को हिट कर देता है और तेसु खुश हो जाता है क्योंकि ये वही मुंह होता है, क्यों उसके फेवरेट रेसलिंग शो का मुंह होता है। और ये देख कर ही मिसा कहती कि हाँ मेरी माँ भी ये शो देखती थी, इसलिए मुझे भी इसके बारे में पता है। फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं जहाँ मिसा कहती है कि मैं बहुत बीमार हुआ करती थी और एक बीमारी की वजह से मेरी मौत हो गई, इसलिए मैंने कभी भी अपने रेसलिंग मूव्स को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और उनके बीच में बातचीत होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो जो आदमी होता है यानी मासाकी का फादर उन्हें देख रहा होता है और जल्दी हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देता है। फिर तेसु उस लड़की को लेकर उसकी माँ के घर जाता है ताकि उसे आखिरी बार देख सके, और तभी हम देखते हैं कि स्क्वाड मेंबर के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद उसका बॉस कहता है कि इस आत्मा को हमारे हवाले कर दो। फिर तेसु कहता है कि दरअसल आपने कहा था इसको मैं संभालूंगा। और उसके बाद उनका कैप्टन कहता है दरअसल इस आत्मा की जो माँ है वो एक फरिश्ता हुआ करती थी। उसके बाद हम बैक टू द प्रेजेंट आते हैं और फिर मासाकी उसे कहता है कि इसलिए मिसाकी हर साल यहाँ पर उसकी माँ को देखने आती है। और फिर हम देखते हैं कि 2 सोल ऑफिसर्स वहाँ खड़े होते हैं और फिर वो दोनों से पूछते हैं कि यहाँ पर तुम क्यों खड़े हो? फिर वो लोगों ने बताते हैं कि दरअसल हमें एक आत्मा का पीछा कर रहे थे और वो आत्मा किसी टाइम में जा चुकी है, जिस वजह से अभी वो हमें मिल नहीं पा रही है। उसके बाद मासा कहता है कि यहाँ वहाँ जाने से वो मिलने नहीं वाला, इसलिए हमें सोचना होगा। फिर मासाकी प्रोटो को कहता है कि जरा देखना, अगर कोई खिलौना हरकत करते हुए दिखे तो मुझे जल्दी से उसकी लोकेशन बता देना। फिर ये देखने के बाद प्रोटो ऊपर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो टेडी बेयर एक लड़की को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद वो टेडी बेयर उस लड़की को पकड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने वही हमारे 2 ऑफिसर्स यानी मासाकी और तेसु होते हैं और उसे कहते हैं कि उस लड़की को छोड़ दो। ये देख टेडी बेयर हंसने लगता है। उसे कहता है क्या अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो मेरे लिए एक नए से शरीर का इंतजाम करो। और ये कहकर उस टेडी बेयर के दांत और नाखून आते हैं और उसके बाद उस कहता है कि वरना इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि मिसाकी वहां पर आ जाती है और उसे एक ही पंच में उसकी आत्मा बाहर निकाल देती है। और फिर हम देखते हैं कि मिसाकी उस लड़की को पकड़ी हुई होती है और एक औरत आती है और फिर तेसु कहता है कि ये जो औरत है ये वही मिसाकी की माँ है। फिर वो औरत अपने बच्चे को लेती है और उसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है। फिर पास्ट में हम दिखाया जाता है जी कि उसका बॉस कहता है इस लड़की की जो आत्मशक्ति है वो बाकी आत्मशक्ति से बहुत ज्यादा है। और फिर हमें पता चलता है कि उस कैप्टन ने यही इंफॉर्मेशन ऊपर भेजी थी। फिर तेसु कहता है कि क्या ये तुम्हारी चाल, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। और उसके बाद बॉस कहता है कि दरअसल इसकी जो माँ थी वो हमारे डिपार्टमेंट के डेंडेलियन क्लैन की एक्स कैप्टन थी, जिसे किसी धरती पर रहने वाले किसी शख्स से प्यार हुआ था और उसकी वजह से उसने हमारा क्लैन छोड़ दिया था। फिर बॉस कहता है कि किसी भी एंजल का धरती पर रहना एक नेदरवर्ग के लिए हिसाब से बहुत ही संगीन जुर्म है। फिर कैप्टन कहता है कि इसके और इसकी माँ को जबरदस्ती परलोक भेज दिया जाएगा। ये सुनकर तेसु भी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? तेसु कहता है कि ये सब गलत है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। कैप्टन कहता है कि कैसे सीनियर से कोई ऐसे बात करता है? फिर तेसु कहता है कि तुम चुप ही बैठो।
तुमसे किसी ने पूछा नहीं। और इसके बाद ही मिसाकी रोने लगती है। फिर तेसु कहता है कि क्या होगा अगर इसे डैंडेलियन ग्लैंड में रखकर इसके माँ की जगह दी जाए तो। फिर कैप्टन कहता है कि इसे एंजल के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं। तेसु कहता है इसीलिए मैं भी डैंडेलियन ग्लैंड ज्वाइन करूंगा। फिर कैप्टन कहता है क्या तुम एक आत्मा के लिए सब कुछ दांव पर लगाओगे। फिर बॉस कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन बहुत ज्यादा करीब है, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुमने ये सब किया तो जिंदगी भर पछताओगे। फिर तेत्सु कहता है कि मुझे मंजूर है। फिर कैप्टन उस पर गन तान देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर बीच में बॉस आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें नतीजे चाहिए तो सुनो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इन दोनों से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। फिर वो लेडी उस लड़के का नाम पूछती है और मिसाकी अपना नाम नहीं बताती। फिर हम देखते हैं कि तेत्सु कहता है कि उसकी माँ की सारी याददाश्त मिटा दी चुकी थी, जिस वजह से उसे अब कुछ भी याद नहीं है। फिर वो औरत वहां से जाती है और बोलने लगती है कि क्यों ना आज रात हम डिनर में हैंग बर्गर स्टेक खाएं, क्यों ना मिल सके। फिर वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता। फिर उसे सब याद आ जाता है और फिर रोने लगती है और अचानक उसके सामने मिसाकी आती है। फिर वो मिसाकी देखती है, रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। फिर मिसाकी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद ही मिसाकी की जो दी हुई, मिसाकी ने जो गोली खाई होती है उसका असर खत्म होता है और उसका शरीर गायब हो जाता है। फिर हम वापस से पास्ट में देखते हैं। मिसाकी कहते हैं कि मैं हमेशा से यही चाहती थी। उसके बाद हम सीन्स देखते हैं जहाँ मिसाकी ने कई आत्मा को पकड़ा हुआ था। और उसके बाद मिसाकी उसे कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे तुम जैसा ही कोई नौकर मिले। और तेसु जोर से चिल्लाता है कि तुमने मुझे नौकर कैसे बुलाया। और फिर हम ऊपर वाली सोसाइटी देखते हैं जहाँ पर एंजल्स रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी वापस आ चुकी होती है और दोनों वहाँ पर ऑफिस में होते हैं। उसके बाद मिसाकी उनके लिए तोहफा ले आती हुई, जो काफी अजीब सा किचन होता है। तेसु उसे कहता है ये किस तरह का किचन है, तुम तो सिर्फ का किचन क्यों लेकर आई हो। मिसाकी उसे कहती है ये दरअसल बीच का किचन है। और फिर मिसाकी उस किचन को देखकर हंसने लगता है। यहीं पर हमारे 3 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छे लगे तो मुझे बस कमेंट में बता देना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तुम्हें इन 2 दिनों में ही देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो मैं आखिर एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो मुझे बस कमेंट में बता देना। और ऐसे कई भी एनिमे हो गए तो मुझे बता देना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं उसका 1 शॉट वीडियो ही लेकर आऊंगा। तो इसलिए अगर कोई एनिमे होगा तो जल्दी से कमेंट में मुझे बता देना। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।